सभी को नमस्कार। कल मैंने महाभारत के संबंध में एक वक्तव्य अपने इस चैनल पर उद्योजित किया है, अपलोड किया था। उसमें मैंने यह प्रतिपादित किया कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में किस प्रकार से महाभारत लौट करके आता है रंगमंच के माध्यम से। विधा बदल जाती है, प्रवचन नहीं हो रहा है महाभारत पर उतना, पर परफॉर्मेंस में महाभारत है। पंडवानी में छत्तीसगढ़ का जो अद्भुत नाट्य है, उसमें पूरी शक्तिमत्ता के साथ, पूरे सौंदर्य के साथ महाभारत उतरता है। जो हमारी जनजातियां हैं, उनके प्रदर्शनों में, उनकी कलाओं में महाभारत उतरता है। पहले से भी कुछ चला आ रहा है, पर इन शताब्दियों में पूरी प्रबलता के साथ हमारे प्रदर्शनकारी कला रूपों में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में महाभारत सामने आता है और उसकी तरफ ध्यान जाता है। यदि रहा है जनजातियों में महाभारत के आख्यान और प्रदर्शन की परंपराएं यदि रही हैं, तो उन पर शिष्ट समाज का उतना ध्यान नहीं पहले गया था। अब शिष्ट समाज उनकी ओर ताकता है कि ये लोग कैसे महाभारत करते आ रहे हैं। ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में भीलों का महाभारत, गुजरात के जो जनजाति के लोग हैं उनका महाभारत, मेवाती संप्रदाय के, मेवाती समाज जो मुसलमानों का है राजस्थान में, वो किस तरह से महाभारत करते आ रहे हैं। महाभारत की उनको जरूरत है और बहुत सम्मान के साथ, बहुत सुंदर ढंग से ये सब लोग महाभारत करते आ रहे हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय रंगमंच पर महाभारत जिस रूप में आता है, जैसा मैंने कहा कि नारायण प्रसाद बेताब राधेश्याम कथावाचक और अगाहष्ट कश्मीरी के नाटकों में वह पूरे राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाव को उद्रिक्त कर देता है। मैंने अपना वक्तव्य महाभारत के ही इस प्रतिज्ञा वाक्य से आरंभ किया था कल का, उसी को मैं फिर से कहूंगा। आचक्षु कवयः केचित्, आचक्षु कवयः केचित् संप्रत्याचक्षते परे, आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि। पहले के कवि इसको कहते आए महाभारत के इतिहास को, आज के कवि इस महाभारत के इतिहास को कहते हैं, और आगे आने वाले कवि भी महाभारत के इस इतिहास को कहते रहेंगे। उसके आगे एक वाक्य है, उसको और मैं जोड़ूंगा इसमें। इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम्। यह प्रधान अर्थ से युक्त सार्थक इतिहास है जो कि सारे आगमों में, शास्त्रों में श्रेष्ठ है। महाभारत, उसके पहले रामायण, ये दोनों काव्य ऐसे हैं कि जिनके प्रणेता अपनी रचना का मूल्यांकन भी उसके साथ ही करते चले जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऋषि हैं। और ऋषि दर्शनात् नान ऋषि कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात्। यह भट्टतोज जो महान आचार्य हैं, अभिनवगुप्त के गुरु, वे कह गए, उनको बार बार अभिनवगुप्त उद्धृत करते हैं। उनकी इस पंक्ति को उद्धृत किया जाता है। लंबा विवेचन है कि ऋषि और कवि क्यों एक हैं, और दर्शन को परिभाषित वहां करते हैं। हेमचंद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ, वो भी इस पंक्ति को, इन पंक्तियों को भट्टतोज की उद्धृत करते हैं। तो दर्शन उनके पास है क्योंकि वे ऋषि हैं, वे देख सकते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य को अपनी सहज प्रज्ञा के द्वारा वे देख सकते हैं। इसलिए वे इतिहास की सृष्टि कर रहे हैं। और यह आगमों में, सब सकल शास्त्र परंपरा में यह श्रेष्ठ आगम भी है, ऐसा भी वे कह रहे हैं। महाभारत कविता तो है ही है, क्योंकि वही महाभारत कविता के रूप में वही लोग देख रहे हैं कि यह महाभारत काव्य भी है, और काव्य को परिभाषित भी कर रहे हैं। उस पर मैं अन्यत्र काव्य शास्त्र की परंपरा और महाभारत, इस पर बोल चुका हूं।
और काव्यशास्त्र का चिंतन महाभारत में सैद्धांतिक चिंतन कैसे आ रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा। अगर हम कविता कर रहे हैं तो कविता अच्छी क्यों है, क्या क्या इसमें है, इस पर भी वे विचार कर रहे हैं। इसलिए महाभारत शास्त्र है, कविता है। और शास्त्र है, कविता है, इसलिए है कि उसमें जीवन है। जहाँ जीवन है वहां तो शास्त्र भी होगा, कविता भी होगी, ज्ञान भी होगा, कर्म भी होगा, भक्ति भी होगी, सभी कुछ होगा। इसलिए महाभारत जब जब अधूरेपन की कचोट होती है और हमसे कुछ छूट रहा है जो अब बहुत चाहिए, तब महाभारत की ओर पलट कर हम देखते हैं। इसलिए महाभारत लौट करके आता है हमारे बीच में। मुझे लगता है, जैसा मैंने कल के वक्तव्य में भी कहा है, कि 10वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी तक महाभारत जैसे पार्श्व में कहीं चला गया और श्रीमद् भागवत आ जाता है। भक्ति ही परम पुरुषार्थ है यह कहा जाने लगता है। यह तो ग्राह्य नहीं हो सकता है। केवल भक्ति से कैसे कोई देश आगे बढ़ जाएगा? केवल भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा, यही परम पुरुषार्थ है। बाकी सब इसके नीचे हैं। अन्य पुरुषार्थों को लेते हैं, लेकिन परम पुरुषार्थ तो वही है। सारा भारत भक्ति की साधना में, उसके प्रवाह में बह जाता है। तब विमर्श छूट जाता है। फिर कुछ विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है। आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, समर्पण कीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, ये सब नवधा भक्ति का मार्ग है। जो अभिनव गुप्ताचार्य बता रहे थे भक्ति, वह तो नहीं है यह। उसके प्रवाह में हम जब बह जाते हैं, तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं और उन पर विमर्श होना चाहिए। हमारे यहाँ तो केवल ज्ञानवाद शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद उनके पहले के वेदांती प्रतिपादित करते आ रहे थे। केवल कर्मवाद, इसका भी प्रतिपादन किया। वह भी लौट करके 20वीं शताब्दी में आता है, जो तिलक ने गीता रहस्य में कहा कि कर्म ही गीता का संदेश है। मत मतांतर हैं, जीवन के सागर को मथते हैं, विचारों के सागर को मथते हैं तो सभी प्रकार के विचार आते हैं। मनोमंथन, विचार मंथन तो चलेगा। महाभारत ये कहता है कि ये सब करो और अपना पथ स्वयं चुनो, यह कठिन मार्ग है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। लेकिन कोई उपाय और नहीं है, क्योंकि किसी एक को पकड़ करके और पीछे चल दोगे तो अधूरा जीवन रहेगा। ये महाभारत इसलिए बड़ी चुनौती भी हमारे सामने रखता है, मनुष्य के लिए चुनौती है। और वह लौट लौट करके इसलिए आएगी, किसी एक पथ को विमर्श किए बिना, मनोमंथन किए बिना यदि हम श्रद्धा से, अंधश्रद्धा से के वशीभूत होकर के और चल पड़ते हैं, तो कितना हमने छोड़ दिया है बाद में अनुभव हम करते हैं, समाज अनुभव करता है, राष्ट्र अनुभव करता है। इसलिए महाभारत की आवश्यकता फिर से अनुभूत होती है। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में नए रूप में महाभारत प्रकट होता है। तो जब व्यास ने या उनके शिष्यों ने महाभारत के बारे में कहा कि पहले के कवि कहते आए, आज के कवि इसको कह रहे हैं और आगे के कवि भी कहते रहेंगे, तो वह हर युग में महाभारत अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन उसकी जो मूल प्रतिश्रुतियां हैं, व्यास की जो मेधा से उसका मूल कलेवर बना, वह तो वैसा ही रहेगा। उसमें हमारा समाज, हमारे समय की जो पुकार है, तदनुरूप अपने आप को व्यक्त करेगा। तो यह 19वीं और 20वीं शताब्दियों में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाता है महाभारत, और अद्भुत आवेग जनता में भर देता है। यह मैंने बताया था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात मैंने कल के उसमें वक्तव्य में की है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से महाभारत को लेकर के एक अलग तरह की सजगता बौद्धिक जगत में आती है, और उसका अन्यत्र असर नहीं हुआ ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग विमर्श कर रहे हैं। बेकार चला जाएगा ऐसा तो सोचा जाना ही मूर्खता होगी। जो श्रेष्ठ विचारक हैं वो विमर्श कर रहे हैं, 5 हैं, 10 हैं, 25 हैं, 100 हैं, 50 हैं, वो विमर्श हो रहा है, वो समाप्त नहीं होता। उसकी हलचल, सागर की सतह पर जो उन्होंने ढेला फेंक दिया, उससे जो लहरें
बनी वो तो दूर तक जाती हैं। इसलिए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आजादी के बाद फिर से जब यह चेतना आती है कि हमने क्या खोया और क्या पाया है, क्या छूट रहा है, जो कि स्वराज के लिए आवश्यक था। तब इसकी खोज जब होती है तो कहीं न कहीं से सुगबुगाहट महाभारत के लिए होती है कि महाभारत के पास फिर से जाना चाहिए। क्योंकि आनंदवर्धन हमारे श्रेष्ठ आचार्य वो कहे गए हैं कि शास्त्र छाया से युक्त काव्य है, काव्य भी है, शास्त्र भी है। छाया वहाँ पिछलग्गू के अर्थ में नहीं आया है, छाया वहाँ एक पारिभाषिक शब्द है। बड़े आचार्य छाया शब्द का प्रयोग करते हैं जिन बड़े आचार्यों में आनंदवर्धन और भोज हैं। काव्यशास्त्र की परंपरा में वहाँ छाया का स्वरूप ही अलग है। वो संवाद किस प्रकार से होता है दो मनीषियों में, दो बड़े काव्यों में, वहाँ एक की छाया दूसरे में आती है और नए रूप में आती है। तो शास्त्र की छाया लेकर के काव्य आता है, काव्य की छाया लेकर के शास्त्र आता है, दोनों चमकाते हैं एक दूसरे को और दोनों महनीय बनाते हैं एक दूसरे को। महाभारत में दोनों ही हुआ, काव्य की छायाएं लेकर के शास्त्र खूब महाभारत में आया, शास्त्र की छायाएं लेकर के काव्य इसमें आया और पश्चिम ने उसको पूरी तरह से नहीं समझा। पश्चिम के बौद्धिक जगत ने वह भी महाभारत की ओर उन्मुख हुआ, महाभारत की आवश्यकता तो उनको भी लगी। लेकिन वो क्या कह रहे थे महाभारत के बारे में या कभी आगे मैं कहूँगा। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जैसा मैंने कहा कि एक प्रवृत्ति यह आती है कि एक बौद्धिक जगत जो भारत का है, वह महाभारत की ओर देखता है और इस पर विचार फिर से आरंभ करता है। गीता पर तो विचार हो ही रहा है, गांधी गीता पर बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। उस पर भी कभी आवश्यक होगा तो लगेगा तो मैं बात करूँगा क्योंकि गांधी मेरी दृष्टि में उसी प्रकार से दार्शनिक हैं जिस प्रकार से कि प्राचीन ऋषि परंपरा के लोग दार्शनिक हैं। ऋषि दर्शनाथ जैसा उनके बारे में कहा गया है। तो ये इस पर चर्चा में स्वल्प चर्चा करूँगा कि बौद्धिक जगत महाभारत की ओर किस प्रकार से देख रहा है। एक बात जो इसमें उसके पहले मैं जोड़ देना चाहूँगा जितनी बातें यहाँ तक मैंने कही कि रामायण और महाभारत ये 2 काव्य इसलिए बड़े विलक्षण अद्भुत हैं कि इनके जो प्रणेता हैं, वे क्या हम कर रहे हैं ये तो विचार क्या हम बना रहे हैं काव्य में ये तो विचार करते ही हैं। लेकिन जो कथा वास्तविक जगत में है, उसके भी नियंता वे हैं। ये ऐसे ऐसे अन्यत्र और कोई काव्य विश्व साहित्य में मेरी मेरी जानकारी में नहीं है। जो जितने महान काव्य विश्व के हैं, उनमें कहीं ऐसा अद्भुत घटता हो कि जो काव्य का प्रणेता है, जिन जिन घटनाओं को लेकर के वो काव्य लिख रहा है, वास्तविक जीवन में उनका नियंता भी वही स्वयं है। उसी ने वह संसार वास्तविक जगत में, भौतिक जगत में रचा। उसी संसार को वह कविता में फिर से रच रहा है। वाल्मीकि राम के जीवन के नियंता हैं क्योंकि राम को रास्ता तो वे ही बताते हैं कि किधर से जाना है, चित्रकूट जाना है। सीता का निर्वासन राम कर देते हैं तो सीता को अपने यहाँ आश्रय तो वे ही देते हैं। बड़ी भूमिका उनकी है। सीता को फिर लेकर के राम के पास वे ही आते हैं। यहाँ तो व्यास तो सारे महाभारत के वास्तविक जीवन में जनक भी वही हैं क्योंकि उन्हीं के तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद उन्हीं की तो संतानें हुई। उन्हीं के तो फिर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर और पांडु हुए। व्यास के ही तो पोते ये लोग हैं। और दुर्योधन उसके 99 भाई, वो पांचों पांडव उनके पड़पोते हैं। फिर आगे चल कर के ग्रेट 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 ग्रांड सन्स तक जो परंपरा महाभारत की चलती है कि परीक्षित और जन्मेजय, सब कुछ तो व्यास का ही है। केवल पैदा करके ही तो वो नहीं चले जाते हैं, वो तो बार बार आते हैं नियंत्रित करने के लिए। और व्यास कहाँ कहाँ आते हैं, अद्भुत अवसर किस तरह से वे प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। महाभारत जो वास्तव में घटित हो रहा था वहां, ये महाभारत में देखने लायक है, विचार करने लायक है कि कहाँ वो पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ वो पहुंचते हैं। तो ये इस तरह के महाकाव्य हैं जिनमें कि जो घट रहा है उसके भीतर व्यक्तिगत रूप से कथाकार, प्रणेता कविता का
वह नियंत्रित उसको कर रहा है। काव्य विश्व जो उसके आधार पर रच रहा है, हूबहू वैसा का वैसा ही तो नहीं रच रहा होगा। कविता में उसको स्वरूप देता है, उसमें भी वह प्रणेता है, उसका यहाँ भी वह प्रणेता है। इस दृष्टि से महाभारत विचारणीय हो जाता है, उसकी ओर बौद्धिक जगत एक बार पलट करके देखता है। आजादी के बाद नेहरू जी की प्रेरणा से साहित्य अकादमी बनी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। ये बड़ी परिकल्पनाएं थीं, 3 बड़ी अकादमियां जो बनाई गई, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। और क्या स्वप्न थे इनके पीछे। स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू अध्यक्ष थे, और इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो घोषित किया था कि मेरा प्रधानमंत्री कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा साहित्य अकादमी का जो अध्यक्ष नेहरू है उसके काम में, इसलिए स्वयं आते थे उसकी उसकी सभाओं में, जहां पर उसका ऑफिस था वहां राधा कृष्णन अध्यक्ष रहे। इसी साहित्य अकादमी ने 17, 18, 19, 20 फरवरी 1987 में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी महाभारत पर की। यह बहुत बड़ा आयोजन महाभारत पर हुआ। उसमें यदि नामावली देखी जाए तो भारत के जो सबसे अच्छे साहित्यकार और बुद्धिजीवी हैं वे उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। वो नामावली में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वह छपी हुई है, पुस्तक देखी जा सकती है। और आर.एन. दांडेकर जो कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक विभूतियों में से एक हैं, उन्होंने संपादित किया महाभारत रिविजिटेड यह पुस्तक, यह प्रकाशित हुई 1987 में। जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी उसकी कार्यवाही पूरी इसमें है, और इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। ये बड़ी बात है कि महाभारत पर जो इतने बड़े बौद्धिकों के विमर्श का संकलन है, उसका दूसरा संस्करण कुछ वर्ष बाद निकालना पड़ जाता है। इससे ये तो 21वीं शताब्दी में फिर दूसरा संस्करण आता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहला संस्करण इसका छप चुका था, और 2011 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित साहित्य अकादमी करती है। इसलिए 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दियों में महाभारत की आवश्यकता भारत को है एक बार फिर। इसके बाद साहित्य अकादमी ही, आप देखिए कि वही संस्था जो कि नेशनल एकेडमी है, हमारी राष्ट्रीय अकादमी है साहित्य की, 24 भाषाओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। सबसे बड़े प्रकाशकों में से हमारे यहाँ वह है। और भारत में सबसे अधिक आयोजन साहित्य को लेकर करने वाली संस्था भी वही है। वह महाभारत पर फिर सेमिनार करती है 21वीं शताब्दी में 27, 28, 29 मार्च 2004 के दिनों में, तिथियों में। इसकी भी कार्यवाही प्रकाशित हो चुकी है। रिफ्लेक्शंस एंड वेरिएशंस ऑन द महाभारत इस शीर्षक से साहित्य अकादमी द्वारा 2009 में रिफ्लेक्शंस एंड वेरिएशंस ऑन द महाभारत, यह पुस्तक 2009 में प्रकाशित होती है। और दूसरा आयोजन 21वीं शताब्दी के पहले दशक में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उद्घाटित किया गया, जिसकी की मांग 50 वर्षों से की जा रही थी कि पांडुलिपियों के लिए नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जैसी एक स्वायत्त संस्थान होना चाहिए। उस तरह के संस्थान कुछ इस तरह का जो उद्घाटित हुआ, यह भी उसी प्रकार से महनीय संस्था बननी थी जैसी ये राष्ट्रीय अकादमियां बनाई गई थी। इसने भी बहुत कुछ विमर्श किए हैं, और 5, 6, 7 फरवरी 2007 की तिथियों में अच्छा व्यापक विषय लेकर के महाभारत कॉन्टेक्सचुअल रीजनल एंड परफॉर्मेटिव ट्रेडिशंस इस शीर्षक से कल्याण कुमार चक्रवर्ती जब मेंबर सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के, अच्छे व्यक्ति, वो एक विद्वान के रूप में और पुरातत्व के, प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्येता के रूप में रहे हैं, उनकी मौजूदगी में यह संगोष्ठी की गई।
और मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसकी कार्यवाही भी कल्याण कुमार चक्रवर्ती के संपादन में इसी शीर्षक से महाभारत कॉन्टेक्चुअल रीजनल एंड परफॉर्मेटिव ट्रेडिशंस इस शीर्षक से NMM के द्वारा, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा 2009 में प्रकाशित की गई। शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यह भी उसी प्रकार की संस्था बनाई गई। बड़ी महनीय संस्था है और राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष रहे हैं। उनकी प्रेरणा भी उन्हीं का यह सुझाव था जब वे राष्ट्रपति थे। ये वाइस रीगल लॉज पड़ा हुआ है शिमला में, इतना बड़ा महल, उसमें भारतीय विद्या पर, भारतीय साहित्य और दर्शन पर उच्चतर अनुसंधान के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाना चाहिए। और उसी प्रकार के इसके बड़े बड़े विचारक, अध्येता, निदेशक रहे हैं। काम भी इसमें अच्छे किए गए हैं। IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इसने महाभारत पर अलग तरह से आयोजन किए। इसने कार्यशालाएं की। कार्यशालाओं में एकत्र होकर के गहन विचार विमर्श हो जाता है किसी विषय को लेकर के। तो एनुअल स्कूल ऑन महाभारत इस शीर्षक से 2009-10 में इन्होंने उपक्रम किया और यह उसमें विचार था कि इस तरह की कार्यशालाएं महाभारत को लेकर के हम करते रहेंगे। इसलिए 2 और इस प्रकार की कार्यशालाएं की गई, स्कूल आयोजित किए गए इसी संस्थान के द्वारा। पहला जो स्कूल हुआ था, या पहली जो कार्यशाला हुई थी, गहन बौद्धिक विमर्श जिसमें महाभारत पर किया गया, उसकी कार्यवाही छप चुकी है। और अरिंदम चक्रवर्ती और शिवजी बंदोपाध्याय, ये 2 अच्छे विद्वान हैं। अरिंदम चक्रवर्ती विश्वविख्यात हैं दर्शन के क्षेत्र में, प्रखर विचारक के रूप में। हवाई विश्वविद्यालय में वे भारतीय दर्शन पढ़ाते हैं, पर भारत में रह कर के उन्होंने पंडितों से शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। और शिवजी बंदोपाध्याय भी अच्छे विचारक हैं। ये दोनों संयोजक थे इस संगोष्ठी के। इसमें भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला था और इस संगोष्ठी में पढ़े गए जो निबंध हैं वो भी प्रकाशित रूप में सहज उपलब्ध हैं। महाभारत नाउ, यह इसका नाम किताब का है। महाभारत नाउ, नरेशन, एस्थेटिक्स एंड एथिक्स। यह रूटलेज से 2014 में प्रकाशित हुई। रूटलेज जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का बड़ा प्रकाशक है, उसने इस प्रतिष्ठापूर्ण पुस्तक को प्रकाशित किया। उसके बाद दूसरा समर स्कूल फिर आयोजित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने 12 जून से 26 जून तक। और स्कूल या कार्यशाला में यह है कि आप 10 दिन की कर सकते हैं, एक सप्ताह की कर सकते हैं, 5 दिन की भी कर सकते हैं। तो लंबा दिन भर उसमें अच्छी तरह से विचार हो सकता है। यह जो अमृत मंथन का रूपक महाभारत में है, उसका आशय यही है कि हम विचारों के सागर को मथते हैं, हमारे भीतर जो मन है उसको हम मथते हैं, तभी अमृत निकलता है और विष भी निकलता है। और दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि विष है तो अमृत आएगा, अमृत है तो विष तो आएगा। दोनों का विवेक करना पड़ेगा, यह आवश्यक हो जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि हम तो भक्ति रसामृत सिंधु में निमज्जित हो रहे हैं, बाकी सब छोड़ देंगे, क्योंकि जीवन है तो उसमें केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। इसलिए महाभारत आएगा, इसलिए महाभारत फिर आता है, उसकी जरूरत महसूस होती है। आपको अगर केवल एक से संतोष है, जैसे कि केवल ज्ञान को लेकर के हम संतुष्ट हो गए, तब केवल संन्यास से, केवल निवृत्ति से, केवल ज्ञान से तो देश नहीं आगे बढ़ेगा। केवल भक्ति से, उसी में तल्लीन रह करके कीर्तन करते रहने से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तब अधूरापन जो रहेगा उसके लिए महाभारत फिर आएगा। इसलिए महाभारत यहाँ फिर से आता है। यह एक आयोजन, ये राकेश पांडे इसमें थे, वो भी अच्छे विचारक हैं। उनके संयोजन में दूसरा स्कूल किया गया। इसमें दोनों इन कार्यशालाओं में मैं सम्मिलित था। और ये जो महाभारत नाउ है, इसमें मेरा लेख भी प्रकाशित है। बाकी इसमें लेख पठनीय है महाभारत को लेकर के। ये महाभारत पर विमर्श से किस प्रकार से चिंतन हमारा तीव्र बनता चला गया, क्योंकि ये महान काव्य, महान शास्त्र दोनों का समवाय जो
महाभारत ने किया है, वो हमें आदमी बना देता है, हमें बेहतर आदमी बना देता है। जैसे-जैसे हम उसमें गोता लगाते हैं, वैसे-वैसे हम मुक्त होते हैं जीवन में, कलुष से मुक्त होते हैं और अच्छे आदमी हम बनते हैं वैसे-वैसे। मैं तो कई लोगों के उदाहरण दे सकता हूँ, जिन्होंने महाभारत का अध्ययन करते हुए जिस प्रकार से जीवन यापन किया है, तो कितनी ऊँचाई पर पहुँच गए। देखते-देखते हमारे सामने उदाहरण थे, एम.ए. महिंदले जिन्होंने कई वर्ष अपने जीवन के महाभारत क्रिटिकल एडिशन में लगाए थे, 102 वर्ष की उम्र तक सक्रिय थे। 100 वर्ष की आयु तक तो हमने उनका जो मनाया 100वाँ जन्मदिन उनके घर में जाकर के बहुत प्रसन्न वदन से खूब देर वे हमारे साथ रहे, बातें की। साथ व लेकर वो भी 102 वर्ष तक जीवित थे, उन्होंने भी महाभारत पर खूब काम किया है। महाभारत जीवन हमको देता है। तो ये महाभारत उससे गुजरते हुए जो कष्ट झेलना पड़ता है, वह नहीं झेलोगे तो कष्ट से निष्कृति भी नहीं होगी, काँटे से काँटा निकलता है। इसलिए उससे तो गुजरना होगा। इसलिए महाभारत की ओर बौद्धिक समाज देख रहा है, तो आम जनता नहीं देख रही है उसकी तरफ, ऐसा नहीं जानना चाहिए। क्योंकि आम जनता तो बिल्कुल देख रही है, उसके लिए तीजन बाई हैं, झाड़ू राम देवांगन हैं और लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य हैं, उत्तरांचल के लोकनाट्य हैं, हिमाचल के, पंजाब के लोकनाट्य, राजस्थान के लोकनाट्य, उनमें तो परंपरा उसकी चली आ रही है और इनमें उसका सातत्य रहेगा। इसलिए बार-बार उसकी तरफ देखा जाएगा, तब हबीब तनवीर वेणी संहार करेंगे। तब वह जो हमारा महान रंगकर्मियों का रंग कर्म है, उसमें जो हमारी भाषाएँ हैं, हिंदी में, उसमें भी आएगा। ये उपक्रम बौद्धिक जगत में, कला जगत में महाभारत को लेकर के हो रहे हैं। एक सुन इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकें महाभारत को लेकर के बहुत सारी आईं, लंबी सूची बनाई जा सकती है और आर.एन. दांडेकर ने बिब्लियोग्राफी बनाने का भी काम किया है। रामायण की बिब्लियोग्राफी, महाभारत की बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूचियाँ, कितने-कितने ग्रंथ महाभारत को लेकर के लिखे गए और यह जो जनपद संपदा नाम से सेक्शन है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उसमें महाभारत को केंद्र में रख कर के अच्छे आयोजन हुए डॉक्टर मौली कौशल के संयोजन में। उसमें से एक आयोजन की जो कार्यवाही है वह प्रकाशित है, वह भी बहुत ही उपादेय है और अच्छा प्रकाशन है। एस्थेटिक टेक्सचर्स, लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ द महाभारत। ये जो मैं बात कर रहा था कि महाभारत की जीवंत परंपराएं पूरे भारत में और फॉर्मेटिव ट्रेडिशंस में जो हमारी परम प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, उनमें किस प्रकार से निरंतर चली आ रही हैं और वो जन समाज से जुड़ता है महाभारत उनके द्वारा, उसका लेखा-जोखा इस पुस्तक में है। यह पुस्तक अ, मौली कौशल और सुकृता पाल कुमार के द्वारा संपादित 2019 में प्रकाशित है। यह भी सहज सुलभ पुस्तक है। डीके प्रिंट वर्ल्ड और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। और जैसा मैंने कहा कि अनेक विद्वान महाभारत की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 21वीं शताब्दी के जो 2 दशक हैं, इस अवधि में, इस 50 से 60-70 वर्ष की अवधि में महाभारत पर सबसे अधिक विचार-विमर्श हो रहा है और सबसे अधिक ग्रंथ महाभारत पर लिखे जा रहे हैं। इसके पहले महाभारत पर इतना अधिक विचार-विमर्श और इतने अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए नहीं देखे गए। इससे लगता है कि क्या पूरे भारत का क्या ट्रेंड है महाभारत को लेकर के, इतना अधिक महाभारत हमारे बीच में बार-बार लौट करके आता है। तो विदेश के अनेक विद्वान हैं, उनसे अनेक स्थानों पर घोर असहमति हमारी है, लेकिन हिल्टे-बीटेल उसमें अच्छे अध्येता हैं और उन्होंने द्रौपदी को लेकर के अच्छे अध्ययन किए हैं। भारत की जो लोकनाट्य हैं, उनमें द्रौपदी किस प्रकार से है और उनकी पुस्तक 1976 में ये आ चुकी थी, रिचुअल ऑफ बैटल कृष्णा इन द महाभारता। यह इथाका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस से 1976 में यह जो है, यह प्रकाशित है। मॉडर्न इवोल्यूशन ऑफ द महाभारत है, यह रामकरण शर्मा
का अभिनंदन ग्रंथ सत्यपाल नारंग अच्छे विद्वान रहे हैं हमारे बीच, उनके द्वारा संपादित है। यह तो अच्छा ग्रंथ है। और रामकरण शर्मा बहुत स्मरणीय है महाभारत के अध्येताओं में, क्योंकि उन्होंने तो डॉक्टर टर्नर के निर्देशन में महाभारत को लेकर के शोध कार्य ही किया, और वह शोध कार्य है उनका, उसमें अच्छी उनकी स्थापना है महाभारत को लेकर के। महाभारत में जो मुहावरे आभाणक हैं वो किस प्रकार से महाभारत की संरचना में गुथ करके आते हैं, कैसे उससे कथा गायन महाभारत का चलता है, इस पर उन्होंने बात की है। साइमन ब्रॉडबेक इंग्लैंड में रहते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। महाभारत पर अपने काम के लिए वे भी जाने जाते हैं। उनकी मान्यताओं से घोर असहमति हमारी है। वो युवा अध्येताओं में अब वे हैं, और उनके और ब्रियान ब्लेक, यह भी संस्कृत के विद्वानों में, महाभारत पर काम करने वालों में स्मरणीय हैं। जेनर नैरेटिव इन दी महाभारत, इस शीर्षक से महाभारत पर इनकी पुस्तक है। अनेक हमारे वरिष्ठ पंडितों ने महाभारत पर पिछले दशकों में कार्य किया। उसमें महाभारत की युद्ध की काल गणना, इस पर मोहन गुप्त जो ज्योतिष के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं और संस्कृत के विद्वानों में गणनीय हैं हमारे देश के, उनकी किताब, और भारतीय भारतीय इतिहास काल गणना शीर्षक किताब अनंत शर्मा की, यह भी जाने माने पंडित हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी से इनकी किताब छपी है। ये किताब आ जाती है। और भी कई पुस्तकें महाभारत पर आती हैं। महाभारत पर यदि विचार हम कर रहे हैं तो ये पुस्तकें तो कहीं न कहीं आएँगी ही, अच्छी पुस्तकें हैं इसलिए। और ये जो बौद्धिक विमर्श हुआ, महत्वपूर्ण बौद्धिक विमर्श हुआ है, जो चलताऊ विमर्श होता है सेमिनारों में, इस तरह की तो सैकड़ों सेमिनारें पूरे भारत में खूब हो रही हैं, होती आ रही हैं। लेकिन महाभारत पर जिन संगोष्ठियों का और जिन कार्यशालाओं का मैंने उल्लेख किया है, वो इस तरह की नहीं थी, क्योंकि मैं उपस्थित रहा हूँ। वो एक ललक के साथ में वो लोग आयोजित करते हैं कि महाभारत पर बहुत ज़रूरी है और अब करना ही होगा हमको, उसके बिना नहीं चलेगा। तो हवाई तो बहुत दूर है। बड़ा बड़ा मुझे लगता है कि कहाँ से कहाँ कितने घंटों का फ़र्क हो जाता है भारत और हवाई के बीच में, समय में। वहाँ से अरिंदम आते हैं महाभारत का ही स्कूल आयोजित करने के लिए, और विद्वान जुटते हैं। तो यह जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उस तरह की बात नहीं है, क्योंकि किताबें तो आएँगी हमारे बीच, छपी हुई हैं, आएँगी इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन वो तो स्थायी साहित्य है हमारे बीच, वो आएगा बौद्धिक विमर्श में हमारे, वह चलता रहेगा। इसलिए महाभारत मैंने कहा कि प्रत्येक युग में वापस आता है हमारे पास। वो महाभारत की खूबसूरती ही यही है कि वह लौट करके अनिवार्यतः आएगा। चाहे कोई भी कहता रहे कि महाभारत मत रखना घर में, फिर भी वह आएगा हमारे घरों में और रहेगा, क्योंकि पहले भी रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा व्यास ही स्वयं कह गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे महाभारत को लेकर के जो मैंने संकेत दिया था कि जो पश्चिम में विमर्श हुआ है, वह सबका सब ग्राह्य नहीं हो सकता है, और उनकी जो प्रणाली है, उसमें से हम कुछ समझ सकते हैं कि एनालिसिस, विश्लेषण हम कैसे किसी ग्रंथ का कर सकते हैं। ये दोनों बातों पर ध्यान रखते हुए महाभारत पर यूरोप में जो विद्वानों ने कहा, उस पर भी थोड़ी चर्चा मैं आगे करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।